इंट्रोडक्शन में पहले आता है हमारा फोर्स। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हमें फोर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि फोर्स एक्चुअली में होता है क्या है, किस चीज को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क। एक फोर्स ही ऐसी चीज है जो हमें हर एक काम को करने में हेल्प करती है। अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, किसी चीज को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स। ठीक है, तो वही बोला गया है, इट इज द फोर्स। वो फोर्स ही है जो हमें हर एक काम करने में हेल्प करती है। टू डू एनीथिंग, हमें कुछ भी करने के लिए या तो हम चीजों को पुल करते हैं, खींचते हैं, या तो उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और इसी पुल और पुश को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना वो हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डोर को ओपन करते हैं, या तो हम उसे पुश करेंगे, या तो हम डोर को धक्का देंगे, या फिर उसको पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी साइड। ऐसे ही अगर हम ड्रॉअर की बात करें, तो ड्रॉअर को हम पुल करते हैं ताकि वो ओपन हो जाए, और पुश करते हैं ताकि वो क्लोज हो जाए। मतलब जो हमारे अलमीराज में ड्रॉअर होते हैं, उसको जब हम खींचते हैं तो वो ओपन होता है, खुलता है, और जब हम उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो क्लोज होता है। तो इसी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स। तो फोर्स की हमें सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि फोर्स क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। एक चीज और हमें यहाँ पे याद रखनी है। देखो, फोर्स की अगर हम बारे में बात करें कि फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो हमें याद रखना है कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से। और एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। देखो, मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स गिवन है, जिसको एक ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। अगर ये इसको धक्का दे रहा है, तो धक्का देने से क्या होगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूरी तय करेगा, ठीक है। उसमें मोशन आएगा, वो एक्सेलरेट होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है में फोर्स इज इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की इस वजह से देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब क्या होगा? हम किसी मास पर अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो कुछ दूरी तक एक्सेलरेट होती है, क्योंकि हमने उस पे क्या अप्लाई करा है? फोर्स। तो सिंपल से फोर्स का फॉर्मूला में याद रखना है, एफ इज इक्वल्स टू में एम ए। मतलब फोर्स वो होता है जब हम मास को पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल करते हैं, तो वो बॉडी कुछ दूरी तक एक्सेलरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अगर हम फोर्स के यूनिट के बारे में बात करें, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसको एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट हो गई हमारी न्यूटन। और अगर हम इसको मास इनटू में एक्सेलरेशन की फॉर्म में यूनिट देखें, तो मास होता है हमारा केजी में, और एक्सेलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स में। तो फोर्स की हमारी दो यूनिट हो गई, न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हमें मोस्टली कौन सी यूनिट याद रखनी है? ये न्यूटन वाली, क्योंकि फोर्स की जो हम यूनिट का यूज करते हैं वो न्यूटन का यूज करते हैं। तो फोर्स के फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं कि फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, चीजों में क्या क्या बदलाव होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। हमें पता है हमारे अर्थ में वैरायटी ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे फोर्स है वो टू टाइप्स में डिवाइड है। एक है हमारा इसमें कांटेक्ट फोर्स, और एक है हमारा इसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो सरफेस की कांटेक्ट पर लगते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स में हम मसल्स का यूज करते हैं, जिससे हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज को उठाने में, ठीक है, उठाने में, खींचने में, धक्का देने में। तो ये सारी कौन सी फोर्स हो गई? मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है, मान लो हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट गिवन है, या फिर ये जो छोटा सा यहाँ पे दे रखा है हमारे पास पिक्चर, उसमें क्या है? स्किमिंग कर रहा है। इसमें जो हमारा ये है, ये आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा है। सेम जो नीचे यहाँ पर हमारा, जिसके ऊपर ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है,
वो क्या करेगा, वो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा। क्या ये सरफेस पे फोर्स लग रही है, इस वजह से कौन सी फोर्स हो गई, कांटेक्ट फोर्स, और इस फोर्स को नाम क्या देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमेशा लगी हुई फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मतलब अगर हमारी कोई फोर्स आगे की तरफ चल लग रही है, तो पुश और पुल करने पर तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, उसके डायरेक्शन के अपोजिट पर लगेगी। अब बारी आती है हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे 3 टाइप्स की हैं। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फोर्स मतलब जो मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से हमारी जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की साइड, वो कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा दे रखा है हमारे पास इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी वो होती है जिसकी वजह से हम अर्थ पर, या फिर ये बोल सकते हैं जो ग्रेविटी हम पे फोर्स लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ है एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, ये हमारी वो फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगती है। मतलब चार्जेस के बीच में जो भी हमारी फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फोर्स को कंप्लीट करा है, जिसमें हमने क्या देखा, दो तरह की फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स वो होती है जो सरफेस पर लगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो होती है जिसमें सरफेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है क्योंकि ये दोनों सरफेस पर लग रही हैं। वही नॉन कांटेक्ट फोर्स में देखें तो मैग्नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर किए जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो हमारी मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी हम पे फोर्स लगाएगी, और तीसरा है हमारा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो तो हमारे अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर हमने अपने फोर्स को कुछ कंप्लीट करा जिसमें हमने फोर्स की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, उसके एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करा। उसके बाद हमने फोर्स के टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से इफेक्ट्स हैं जो फोर्स की वजह से लगता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है उस ऑब्जेक्ट में। तो ये सब चीजें अब हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्या दे रखी है, फुटबॉल है, वो रेस्ट पोजीशन पर है। जब हम इस पे किक करेंगे वो चलना स्टार्ट कर देगी। तो वही दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट। देखो जो हमारा फुटबॉल है वो पहले रेस्ट पोजीशन पे है, वो चुपचाप रखा हुआ है, मतलब उसमें किसी भी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, वो रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही हम उस पे किक करेंगे, किक करने से क्या होगा, वो मोशन में आना स्टार्ट करेगा। मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, लेकिन किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से। तो वही बोल रखा है कि फुटबॉल मूव करने लगता है जब उसमें किक करते हैं या फिर फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहला क्या हो गया कि फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है। ये हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स का फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने देखा कि फोर्स की मदद से कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। दूसरा इसी का अपोजिट है। इसमें क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो तुम्हारा फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, जब हम साइकिलिंग करते हैं, जब हमारी साइकिल चल रही होती है उसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। जैसे हम उसको दबाते हैं, पुश करते हैं उसको, ब्रेक को, तो क्या होता है, जो हमारी साइकिल है वो रुक जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो वही बोला गया है कि फोर्स क्या करता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को या फिर मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो एक रनिंग साइकिल यानी चलती हुई साइकिल या फिर रनिंग व्हीकल, कोई भी चलता हुआ गाड़ी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब इसमें हमारे पास एक थर्ड है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, वो क्या दे रखा है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो फोर्स क्या कर सकता है, वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे देखो, बाय अप्लाइंग फोर्स दैट इज बाय मूविंग हैंडल। जब हम साइकिलिंग करते हैं, जब हैंडल्स में हम
एक साइड को पुश करता है। अगर हम लेफ्ट की साइड पे उसको धक्का देते हैं, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो लेफ्ट की साइड जाती है। वहीं अगर हम हैंडल को राइट की साइड पे धक्का देते हैं, तो वो राइट की साइड पे डायरेक्शन चेंज होती है। तो वही बोला गया है कि अप्लाइंग फोर्स बाय मूविंग हैंडल चलती हुई बाईसाइकिल में अगर हम हैंडल जो हमारा होता है उसको जो मूव कराते हैं लेफ्ट एंड राइट में, तो उससे क्या होता है हमारी बाईसाइकिल का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है। तो बाय मूविंग हैंडल हैंडल को मूव करने से द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग बाईसाइकिल कैन बी चेंज। चलती हुई साइकिल के हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेम जैसे कार में हम स्टीयरिंग वगैरह को घुमाते हैं ताकि हम क्या कर सके उस व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े फोर्स के कि सबसे पहला फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है और सेम उसका अपोजिट था सेकंड पॉइंट कि चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देता है। थर्ड हमने देखा कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर देगा चेंज कर देगा। फोर्थ इसमें गिवन है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। देखो फोर्स क्या कर देता है, फोर्स चेंज भी कर देता है मूविंग बॉडी की स्पीड को। कैसे? by accelerating the speed of running vehicle can be increased और by applying brakes the speed of a running vehicle can be decreased। देखो हम क्या देखेंगे कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज यानी स्पीड में चेंज बोलो डायरेक्शन, तो दोनों चीजों में चेंज आएगा। जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो हम वहां पर क्या देखते हैं कि हमारी स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। जब हम गाड़ी में एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो उसमें हमारी स्पीड बढ़ जाती है। सेम जब हम एक्सेलरेशन को कम करते हैं या फिर ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है हमारी स्पीड घटने लगती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बॉडी में मूविंग बॉडी में फोर्स को ही तो अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमारी स्पीड बॉडी की इंक्रीज भी हो रही है। साथ ही साथ जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज भी हो रही है। स्टीयरिंग की मदद से हम उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं। तो वही चीज बोली गई है कि फोर्स चेंज कर सकती है किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को। या तो वो स्पीड को बढ़ा देगी या तो वो स्पीड को घटा देगी। अगर हम बॉडी को एक्सेलरेटिंग कर रहे हैं यानी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगी व्हीकल की वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक्स को, तो जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर हो गए हमारे टोटल 4 पॉइंट्स किसके, इफेक्ट ऑफ फोर्स के। अगर हम इसको समराइज करें इफेक्ट ऑफ फोर्स को, तो यहाँ पर हमने टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा। सबसे पहले क्या था कि कोई भी बॉडी अगर स्टॉप पोजीशन पे रुकी हुई है तो उसे मूव करा देगा कौन, फोर्स। अगर कोई बॉडी मूविंग पोजीशन पर है तो उसे कौन करा देगा, स्टॉप, फोर्स। सेम उसके बाद वो चेंज करा देता है क्या, डायरेक्शन को, यानी डायरेक्शन चेंज भी किसकी वजह से होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर फोर्स की वजह से। साथ ही साथ स्पीड को बढ़ाने में भी फोर्स का हाथ होता है और स्पीड को घटाने में भी किसका हाथ होता है, फोर्स का। मतलब फोर्स की वजह से हम ये पांचों चीजें होती है, मतलब ये सारे 5 इफेक्ट होते हैं फोर्स का, जिसकी जो कौन-कौन से हैं कि रुकी हुई चीज को हम मूव करा सकते हैं और मूव की हुई चीज को हम स्टॉप करा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा भी सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसमें, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये बॉल दे रखी है, जब हम इस बॉल को प्रेस करते हैं, जब इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस गोल बॉल की शेप को चेंज कर दे रहे हैं। सेम अगर हम यहाँ पे साइज के बारे में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साइज को भी छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आयरन की स्टिक दे रखी है जिसपे हम हैमर से क्या कर रहे हैं, हैमर से जब उसपे हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उस रॉड को सिलेंड्रिकल शेप से हम उसको अलग डिफरेंट शेप में भी चेंज कर सकते हैं। तो वही बोल रखा है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ बोल रखा है, एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, बाय हैमरिंग अ ब्लॉक ऑफ अ मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू अ थिन शीट। देखो हम हैमर की मदद से, एक हथौड़े की मदद से मेटल के ब्लॉक को पीट पीट कर पतली थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक स्टोन को हथौड़े से मार उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम छोटे छोटे उसको पीसेस में भी ब्रोक डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल फोर्स के 5 इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करा था कि जो फोर्स है
फोर्स की मदद से हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था कि फोर्स की मदद से हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने फोर्थ वाले में पढ़ा था कि हम फोर्स की मदद से स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। और फिफ्थ में हमने देखा कि फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फोर्स के इफेक्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स और फोर्स के इंट्रो के बारे में कंप्लीट किया है। अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी फोर्स है वो मेनली टू टाइप्स की प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एक है हमारी इसमें बैलेंस्ड फोर्स और एक है हमारी इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एक-एक करके पहले टाइप्स ऑफ फोर्स के में बैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को एक दूसरे से डिफरेंस की फॉर्म में समझेंगे तो वो हमें ईजिली होगा याद करने के लिए। तो पहले हम बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस देखेंगे कि एक को हमने बैलेंस नाम क्यों दिया है और एक को हमने अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों कहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक पिक्चर गिवन है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में। अब हमें समझना है यहाँ पर क्या है। ये हमारे पास टग ऑफ वॉर यानी जिसे हम रस्साकसी का गेम बोलते हैं, उसकी पिक्चर्स दे रखी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले साइड में यानी लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 पर्सन है टोटल, 1 2 3, और राइट साइड में भी हमारे पास 1 2 3 टोटल कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। अब हमें पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो जो ये लेफ्ट साइड वाले हैं वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 300 न्यूटन। और सेम राइट साइड वाले भी कितना अप्लाई कर रहे हैं? 300 न्यूटन। मतलब जब हमारी फोर्स दोनों साइड से इक्वल है, दोनों साइड से बैलेंस है, इस वजह से हमने उसको क्या नाम दे रखा है? बैलेंस्ड फोर्स दे रखा है। और अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 3 पर्सन्स हैं और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन गिवन है। और हम ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो फोर्स का अमाउंट है वो 300 न्यूटन है और राइट साइड में फोर्स का अमाउंट कितना है? 100 न्यूटन है। यानी दोनों साइड्स में जो फोर्स का अमाउंट है वो अनइक्वल है, सेम नहीं है, बैलेंस नहीं है। इस वजह से इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स ये होता है जब हमारी दोनों साइड्स में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इक्वल अमाउंट में लगती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स में देखें तो एक चीज और हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। देखो, ये हो गया हमारा 300 न्यूटन, ये हो गया हमारा 300 न्यूटन, यानी 300 न्यूटन की फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है और 300 न्यूटन की फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वैल्यू कितनी आएगी? 0। लेकिन अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करें तो 300 न्यूटन हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में है और 100 न्यूटन हमारी राइट डायरेक्शन में। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 200 न्यूटन फोर्स क्या लग रही है? एक्स्ट्रा लग रही है। तो इसका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आता। मतलब अगर हम इसको इक्वली सॉल्व करें दोनों डायरेक्शन में देख के तो जिसका रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। किसके अंदर? अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर। अब हम इन दोनों के डेफिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास इसमें बैलेंस्ड फोर्स। तो अगर हम बैलेंस्ड फोर्स में देखें, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब अगर अप्लाई की गई फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमारा 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, 300 न्यूटन हमारा लेफ्ट साइड से था, 300 न्यूटन हमारा राइट साइड से था। जब हम इसको कैंसिल आउट कर रहे थे या फिर रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो इसका वैल्यू है वो 0। अब ये रिजल्टेंट निकलता कैसे? देखो, 300 न्यूटन अगर हम टोटल फोर्स के बारे में बात करें, एफ नेट यानी टोटल फोर्स, तो हमारा इधर की साइड 300 न्यूटन है, इसको हमने ऐड करा। साथ ही साथ 300 न्यूटन हमारा ये है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? उसमें से उसके साइन को चेंज कर देते हैं या फिर उसको माइनस में इंडिकेट करते हैं। तो 300 न्यूटन से 300 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा।
और वैल्यू क्या आएगी 0। तो बैलेंस्ड फोर्स में जो हमारा अप्लाई किया हुआ फोर्स होता है, जो उसका रिजल्टेंट निकालते हो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल देखो क्या दे रखा है। इन द टग ऑफ वॉर, जब हमारे पास टग ऑफ वॉर वाला गेम होता है, इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे हो रहा था। हमारे पास टग ऑफ वॉर की पिक्चर दे रखी है, जिसमें हमने क्या देखा कि दोनों साइड्स में जो प्लेयर्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड यानी 300 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा रोप है डज नॉट मूव, हमारी जो रस्सी है वो मूव नहीं करती किसी भी साइड में, यानी जो हमारा उसका टोटल रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 0। वही चीज बोल रखी है कि ये क्यों होता है, हमारी रोप क्यों नहीं मूव करती? दिस हैपन बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। किसकी वजह से होता है ये? बैलेंस्ड फोर्स की वजह से, क्योंकि इसमें अप्लाई की गई फोर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये होती है हमारी बैलेंस्ड फोर्स। जब हमारी फोर्स जो भी हमने अप्लाई करी है, अगर उसका टोटल रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो हमारी बैलेंस्ड फोर्स होगी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए टग ऑफ वॉर, रस्साकसी का गेम, जिसमें दोनों साइड्स के प्लेयर्स क्या करते हैं? सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स को अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो हमारी रस्सी है वो मूव नहीं कर पाती किसी भी साइड में। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो हमारी फोर्स लगती है वो बैलेंस्ड फोर्स होती है, और इसका रिजल्टेंट कितना होता है? 0। देखो, बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, देखो रस्सा कस्सी का गेम है, रस्सा मूव नहीं कर रहा, मतलब किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इस पिक्चर में, तो दोनों केस में हमारा मैग्नीट्यूड कितना है? 300 लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स की मदद से हम शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। साथ ही साथ एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स ओवर अ बलून द साइज एंड शेप ऑफ अ बलून इज चेंज। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी होगा, खेलते भी हैं बच्चे लोग इसमें, कैसे एक बलून होता है, उस बलून में अगर हम इधर से भी और इधर से भी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशराइज करते हैं, तो जो हमारे बलून की शेप है वो चेंज हो जाती है, मतलब बलून की जो शेप है वो पिचक जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फोर्स को अप्लाई करने से हमने किसकी शेप चेंज कर दी? एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दी। अब बात करते हैं हम इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हमने क्या देखा था कि जो इसका रिजल्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होता। जो भी हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं होगी। 0 से जो हमारी अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो बड़ा होगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कब करेगा? जब तुम उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करोगे। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रखा है, उस पे किसी भी तरीके की फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है,
तुमने क्या करा, एक डायरेक्शन से उसको पुश करा, उसको धक्का दिया, 7 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई करा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या-क्या हो सकता है, जो तुम्हारा मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तुम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, सेम स्पीड को इंक्रीज करा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करा सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकते हो, साथ ही साथ शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हो। तो ये वही था, इफेक्ट ऑफ फोर्स था। इफेक्ट ऑफ फोर्स में भी जैसे था हमने देखा था, वही सारे पॉइंट्स हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर भी हैं, जिसमें हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी मूव करा रहे हैं और ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा भी रहे हैं, घटा भी रहे हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर रहे हैं। अब बारी आती है इसमें लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है? तो जो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ऑलरेडी हम फोर्स वाला पार्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचता है सिर्फ हमारा इसमें लॉज ऑफ मोशन। तो जो हमारे लॉज ऑफ मोशन है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे गैलीलियो गैलीली, ठीक है? गैलीलियो जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। देखो, जो गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा जब तक हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मान लो एक गाड़ी है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे हम उसमें फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। तो ये बोला गया है, गैलीली जी ने यही बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है जब तक हम उसमें कोई फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी चीज, दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है किसी फ्रिक्शनलेस पाथ में, फ्रिक्शनलेस मतलब उसमें अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा जिससे उसको मूव करने में कोई प्रॉब्लम हो, एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, और कोई हमारा ऑब्जेक्ट वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, मूव कर रहा है और उस पे किसी भी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो जो वो बॉडी है वो कंटिन्यू मूव होती रहेगी। दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मानो ये हमारी एक बॉल है और ये हमारा एक सरफेस है। ये बॉल इस सरफेस पे क्या कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है और हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होती है, जो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो भी कैसा है, एकदम फ्रिक्शनलेस है और साथ ही साथ क्या है, एकदम स्मूथ सरफेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉल जो है हमारी कंटिन्यू मूव करती रहेगी जब तक हम इस पे कोई और अनदर फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। साथ ही साथ देखा है, इसमें लिखा गया है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज इम्पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज हमारी कंसिडर नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जीरो कंडीशन अटेन करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स इज इम्पॉसिबल। उसके बाद जो हमारे गैलीलियो गैलीली थे, उन्होंने जो भी अपना आइडिया दिया, तो उसको न्यूटन जी ने स्टडी करा। न्यूटन स्टडी द आइडियाज ऑफ गैलीलियो गैलीली एंड गेव द थ्री लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उन्होंने गैलीलियो गैलीली के आइडियाज को स्टडी करा। फिर न्यूटन ने क्या करे, तीन लॉज दिए, किसके, मोशन के। दिस लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें हमारा सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद है हमारा इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देन थर्ड है हमारा इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो टोटल हमारे पास कितने लॉज ऑफ मोशन है, तीन लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले।
तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या हो इनर्शिया का मतलब होता है हिंदी में जड़त्व, या फिर ये बोल सकते हैं जैसे एक ढीठपना होता है बच्चों के अंदर कि वो किसी चीज की जिद कर लेते हैं, तो सेम उसी टाइप में हमारा इनर्शिया होता है। क्या बोला गया है? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। मतलब ये बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। तो वही बोला गया है। उसके साथ-साथ अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है, ठीक है? तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक हम इस पे कोई बाहर से फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। सेम अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पे किसी भी तरीके का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पे कोई फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक हम उसपे किसी भी तरीके की फ़ोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करें इस लॉ की, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट पर है, देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। वही चीज बोली गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। और वही कंडीशन हमारी किस पे भी अप्लाई होती है? मोशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्ट करते हैं अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब वो लड़ते हैं कि हम उस अपनी स्टेट को चेंज ना कर सके। इसका एग्जांपल अगर हम अपने पर्टिकुलर लाइफ में ले, जैसे पेरेंट्स होते हैं, या फिर हम इस तरीके से लें मॉर्निंग के टाइम पे जब हमारा सो कर के उठने का टाइम होता है, जब तक पेरेंट्स हम पे किसी भी तरीके का फ़ोर्स नहीं अप्लाई करते, चिल्लाते नहीं है, डाँटते नहीं है, तब तक हम अपने बेड को छोड़ कर के वहाँ से जाते नहीं है। तो वही चीज़ बोला गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। जैसे अगर हम रेस्ट पर है, तो हम रेस्ट पर ही रहते हैं जब तक हमारे मम्मी-पापा हम पे किसी भी तरीके का फ़ोर्स अप्लाई नहीं करते, हम अपने आप को मूव नहीं करते। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कही गई है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, तो उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें याद रखनी है कि जितने भी हमारे एग्जांपल्स हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इनमें से आते हैं। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल हमें क्या दे रखा है? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। देखो जो हमारा पर्सन है वो बस में अचानक से पीछे की तरफ गिर जाता है जब हमारी जो बस है वो तेजी से चलना स्टार्ट करती है। मतलब मान लो एक बस है, वो रुकी हुई थी, जो पर्सन है वो भी स्टैंडिंग पोजीशन पर था, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो वो क्या हुआ? पीछे की तरफ को गिर गया। क्यों? ये तो हमने अपने डेली लाइफ में भी देखा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है? देखो, दिस हैपन बिकॉज़ द पर्सन एंड अ बस बोथ आर इन रेस्ट। जब हमारी बस रुकी हुई थी, तो जो पर्सन था और जो बस था वो दोनों किस पोज़ीशन पे थे? रेस्ट पे। लेकिन व्हाइल बस इज़ नॉट मूविंग, मतलब उस कंडीशन में बस भी हमारी मूव नहीं कर रही थी, वो भी रेस्ट पोज़ीशन पे थी। बट एज़ द बस स्टार्ट्स मूविंग, लेकिन जैसे ही बस तुम्हारी मूव करना स्टार्ट करती है, the legs of the person start moving along with bus, but rest portion of his body has the tendency to remain in rest. Because of this, the person falls backward and he is not alert। देखो क्या बोला गया है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें, तो जब हमारी बॉडी रेस्ट पर थी, यानी बस भी रेस्ट पर है और पर्सन भी रेस्ट पर है। तो इस कंडीशन पे ओवरऑल पूरी जो ऑब्जेक्ट बॉडी है वो रेस्ट पर, यानी बस भी रेस्ट पर है, पर्सन भी रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही हमारी बस मूव करना स्टार्ट करती है, तो इस कंडीशन में जो हमारा लेग वाला पोर्शन है पर्सन का, वो मूव करता है बस के साथ, लेकिन जो ओवरऑल उसकी पूरी बॉडी है, वो किसमें रहना चाहती है? रेस्ट पर रहना चाहती है। तो इसकी वजह से जो हमारा पैर है वो
लेग वाला पोर्शन है पर्सन का वो बस के साथ मूव कर जाता है, लेकिन जो अपर बॉडी होती है उसकी वो रेस्ट पोज़ीशन पर ही रहती है, इस वज़ह से वो कौन-सी पीछे की तरफ गिर जाता है यानी बैकवर्ड वो फ़ोर्स को फ़ील कर पाता है, जो जिसके लिए वो पहले से अलर्ट नहीं होता। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दे रखा है वो क्या है बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन देखो हम क्या करते हैं जब गीले कपड़े होते हैं उसको हम जब लॉन्ड्री लाइन मतलब जिसमें कपड़ों को डाली जाती है वायर होती है जो उसमें हम क्या करते हैं यूजुअली मैनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ्स टू गेट देम ड्राइड क्विकली जब हम कपड़ों गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं उनको काफी बार झटके देते हैं झटके देने से क्या होता है हम ये कहते हैं कि वो जल्दी सूख जाएंगे क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ जस्ट droplets of water from the pores of the cloth falls on the ground and reduce amount of water in cloth dries them quickly देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास एक क्लॉथ है, इस क्लॉथ को जब हम अपने उसमें लॉन्ड्री लाइन में सुखाते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको बहुत बार झटकते हैं, झटकने से क्या होगा, जो इसके ऊपर ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? जो वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो झटकने से क्या होता है, वो नीचे सरफेस पे वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में वाटर बचेगा या फिर स्मॉल अमाउंट में वाटर के ड्रॉपलेट्स बचेंगे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा कपड़ा है, वो जल्दी सूख जाएगा। तो झटकने का रीज़न यही है कि जब हम कपड़े को झटक करके अपनी लॉन्ड्री लाइन में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स होते हैं उस क्लॉथ्स के अंदर, वो नीचे हमारे ग्राउंड में गिर जाते हैं, फॉलन डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कम अमाउंट में वाटर के पार्टिकल्स क्लॉथ के अंदर बचते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। अब ये होता क्या है देखो, इसके पीछे का एक रीज़न क्या है, दिस हैपेंस बिकॉज़ व्हेन सडनली क्लॉथ्स आर मेड इन मोशन मान लो हमारा जो ये टी-शर्ट है वो भी रेस्ट पोज़ीशन पर है, लेकिन जैसे हम उसको झटके देते हैं, तो वो कब आने किसमें आने की कोशिश करता है मोशन में, तब क्या होता है जो तुम्हारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो रेस्ट की पोज़ीशन पर ही रह जाते हैं और वो किससे सेपरेट हो जाते हैं, क्लॉथ से सेपरेट होकर के फॉलन डाउन हो जाते हैं किस पे, ग्राउंड पे। तो ये भी एक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एवरीडे लाइफ में क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है थर्ड एग्जांपल इसमें क्या है व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय अ स्ट्रिकर कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ कॉइन एट सेम प्लेस देखो कैरम बोर्ड के केस में भी हमने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं जब हम कैरम बोर्ड्स के कॉइन्स रखते हैं एक के ऊपर एक हम उसकी पाइल्स को रखते हैं या फिर हम ये जिसको हम गोटियाँ बोलते हैं, इसको जब एक के ऊपर एक रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम स्टिकर को हिट करते हैं तो जो नीचे वाली गोटी होती है वो निकल के बाहर की साइड को आ जाती है और ऊपर वाली रिमेन उसी पोजीशन पे रहती है। तो ये क्यों होता है देखो, जब हम इस गोटी पर स्टिकर से उसको हिट करते हैं, तो जो बॉटम वाला डाई स्टिकर है, जो बॉटम वाली हमारी पाइल है वो किस पे आ जाती है, मोशन पे आ जाती है। और जो ऊपर की पाइल्स हैं वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से जो हमारा नीचे वाला पाइल है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो इसमें देखो इसका रीज़न भी दे रखा है दिस हैपेंस बिकॉज़ व्हेन द पाइल इज़ स्ट्रक विथ अ स्ट्रिकर जो हमारा नीचे वाला पाइल है जब उसको हम स्ट्रिकर से स्ट्रक करते हैं, तेज की हिट करते हैं, तो जो कॉइन होता है बॉटम वाला वो किसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है और जो ऊपर के ये कॉइन्स हैं, वो किसमें रहते हैं, रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं। ठीक है? रेस्ट ऑफ द कॉइन इन द पाइल हैज़ द टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट जो ऊपर वाले कॉइन्स हैं उनका रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी होती है एंड दे वर्टिकली फॉल्स द कैरम बोर्ड एंड रिमेन एट सेम प्लेस और वो क्या होता है वो वर्टिकली साइड में जाकर के गिर जाते हैं और वो अपने ही पोजीशन पे सेम प्लेस पर रहते हैं। तो ये कैरम बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो पेपर में आता भी है क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट कैरम बोर्ड को खेलता है तो उसको ये सारे एग्जांपल्स तो पता होंगे कि पाइल्स में जो हम स्टिकर को हिट करते हैं तो उसकी मदद से क्या होता है क्या नहीं होता।
लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का मास एंड इनर्शिया। ठीक है, देखो अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करा जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये इनर्शिया होता है क्या, अब हम उसको देखें। जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो रेजिस्ट रहता है, गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है, डिस्टर्ब रहता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। देखो, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, जो उसका इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किससे नापा जाता है, मास से। या फिर हम ये कह सकते हैं इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब मास जितना ज्यादा इनर्शिया भी उतना ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमारे पास ये कितने केजी का है, 500 केजी की एक बॉल है, और ये हमारे पास 50 केजी की एक बॉल है। ये हमारी 50 केजी की बॉल है और ये हमारी 500 केजी की बॉल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो किसको धक्का देने में या फिर किसको मूव कराने में हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 500 केजी वाली बॉल में। तो वही बोला गया है कि इस बॉल के अंदर इतना मास है कि वो अपनी बॉडी को मूव कराने के लिए, अपनी बॉडी को रेस्ट से मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एफर्ट लगाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं, उसी को हम बोलेंगे इनर्शिया। तो जिसका मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा। या फिर ऐसे मान लो तुम्हारे पास दो पर्सन बैठे हैं, एक पतला सा पर्सन है और एक थोड़ा तुम्हारे पास मोटा सा पर्सन है, ठीक है। तो इसका वेट है 10 केजी और इसका वेट है 100 केजी। किसको धक्का देना आसान होगा, 10 केजी वाले को, मतलब वो आसानी से रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। लेकिन वही अगर 100 किलो वाले इंसान के बारे में बात की जाए तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बस किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट को चेंज करने में रुकावट को पैदा करे। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर मास हमारा डिक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये 50 केजी की बॉल को मूव कराना इजी है एज कंपेरिजन टू 500 केजी की बॉल। नेक्स्ट पॉइंट पे बोला गया है, अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन। वही चीज, एक हैवी ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इनर्शिया होगा एक हल्के वाले से। इन अदर वर्ड्स, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो नॉर्मल से यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे रखी है कि किसी ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करना, रुकावट पैदा करता है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। वो मोशन है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। दूसरी चीज, एक हैवी ऑब्जेक्ट में ज्यादा इनर्शिया पाया जाएगा तो उसको डिफिकल्ट होगा पुश करने में, पुल करने में। हैवी वॉक्स ओवर द ग्राउंड देन द लाइटर वन। देखो अगर यहाँ पे भी हम देखें तो वही चीज बोली गई कि एक हैवी ऑब्जेक्ट को और एक लाइटर ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हैवी ऑब्जेक्ट में हमें पुश करने में, पुल करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कंपेरिजन टू लाइटर वन। मोमेंटम की, मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये पावर है मोशन की किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कि जो मोमेंटम होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की पावर को डिफाइन करता है। साथ ही साथ अगर हम मोमेंटम के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एक चीज और, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी। ठीक है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, स्मॉल पी। और हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है किसके, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। अगर हम किसी के मास को उसकी वेलोसिटी से
मल्टीप्लाई करेंगे या उसके मास को उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका मोमेंटम, जो क्या डिफाइन करता है? पावर ऑफ मोशन को उस ऑब्जेक्ट की, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना पावर ऑफ मोशन है वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम। साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा? द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। वही चीज है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल p से। तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। मास की प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p से। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है, मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट पे किसके बराबर होगा? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी p इज इक्वल्स टू में m इंटू में v। जहां पे हमारा p क्या हो गया? मोमेंटम हो गया, m क्या हो गया? मास हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, और v क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई उसी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी? मोमेंटम की। अब हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है जिससे हम मोमेंटम को और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। एक चीज और हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि मोमेंटम का मतलब होता है, अगर हम इसको याद करने के तरीके से समझे तो मोमेंटम को हम ये बोल सकते हैं चोट। ठीक है, अब ये चोट का क्या मतलब है? देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो हमें उससे चोट भी ज्यादा हो लगेगी, यानी उसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा? फिर ज्यादा ही होगा। सेम मान लो एक हमारे पास साइकिल है यहाँ पे, और एक हमारे पास कार गिवन है। ठीक है, तो अगर हम साइकिल की वेलोसिटी के बारे में बात करें, ये हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम कार की वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वो हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक बॉडी खड़ी है, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है साइकिल, और जो कार है हमारी 60 मीटर पर सेकेंड से की स्पीड से आ रही है, तो इस जो बॉडी है उसको चोट किससे ज्यादा तेजी से लगेगी? ऑब्वियसली सी बात है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, यानी 60 मीटर पर सेकेंड से। तो मोमेंटम भी एक तरीके का हमारा समझने के लिए चोट है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हमें ज्यादा चोट लगेगी मतलब उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। और हमने एक चीज और पढ़ी है कि p किसके बराबर होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। यानी अगर उसका मास ज्यादा तो चोट भी ज्यादा लगेगी, अगर उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है तो भी हमें चोट क्या लगेगी? ज्यादा। जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी के केस में एग्जांपल लिया कि साइकिल की जो वेलोसिटी है वो कम है एज कंपैरिजन टू कार की वेलोसिटी, तो जो चोट लगने के चांसेस है वो कार से ज्यादा लगेंगे एज कंपैरिजन टू साइकिल। तो मोमेंटम फिर किसका ज्यादा होगा? हमारा इस कंडीशन में मोमेंटम कार का ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को अगर कंसीडर करें तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, अ पर्सन गेट इंजर्ड टू द केस in the case of hitting by a moving object such as stones, pebbles or anything because of momentum of the object। देखो वही चीज बोली गई है कि एक पर्सन है वो इंजर्ड हो सकता है, मतलब उसको चोट लग सकती है। कौन सी केस में? जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब उससे पत्थर फेंक के मारते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक के मारते हैं, तो क्या होगा? उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, उसका कुछ मास है, और जब उसकी वेलोसिटी हाई रहेगी तो उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? हाई होगा। तो इस केस में पर्सन क्या हो जाएगा? इंजर्ड हो जाएगा, मतलब उसको चोट लगने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा इसमें हमारे पास दे रखा है, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन बिकॉज इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। देखो, इसमें हमारे पास एग्जांपल दे रखा है कि एक गन है, जब उस गन से बुलेट हमारी निकलती है तो हम क्या देखते हैं कि उस बुलेट की जो वेलोसिटी है यानी स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और हमें पता है कि मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली मास के और वेलोसिटी के। यानी वेलोसिटी जितनी तेज, मोमेंटम उसका उतनी तेज, यानी चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो वही बोला गया है कि एक स्मॉल बुलेट किल कर सकती है एक पर्सन को, लेकिन कब? जब उसे हम फायर करेंगे किससे? गन से, क्योंकि गन से फायर करने पर उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है? बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
थर्ड इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है एक्सप्लेनेशन के लिए, अ पर्सन गेट इंजर्ड सिवियरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। ये हमारे पास ये व्हीकल वाला केस दे रखा है कि एक पर्सन है वो इंजर्ड हो जाता है। क्यों? जब वो हिट करता है, उसकी बॉडी हिट होती है किसी व्हीकल से, क्योंकि जो व्हीकल है यानी जो गाड़ी है हमारे पास, उसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, यानी उसका मास और वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम कैसा होगा? हाई होगा, जिसकी वजह से उस पर्सन को इंजर्ड होने में ज़्यादा चोटें आएँगी। जैसे कि हमें पता है जो हमारा मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अभी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा कि जो P है वो किसके बराबर है? मास इनटू में वेलोसिटी के। यानी P को हम ये कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और साथ ही साथ P यानी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होगा क्या? देखो, अगर हमारे पास मास का अमाउंट ज्यादा है तो मोमेंटम भी कैसा होगा? ज्यादा। अगर हमारे पास मास का अमाउंट कम है तो मोमेंटम भी कैसा होगा? कम। सेम अगर वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में देखें, अगर हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर हमारे पास और अगर हमारे पास मोमेंट वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कैसा होगा? कम। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल रहा है किसका? मोमेंटम का मास और वेलोसिटी के साथ, कि जो हमारा मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ वो मोमेंटम हमारा वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही चीज हमारे पास इसमें सेकंड पॉइंट में बोली गई है कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास एंड वेलोसिटी की। अगर मोमेंटम हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा जो मास और वेलोसिटी है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, this means if a lighter and a heavier object is moving with same velocity, then heavier object will have more momentum than the lighter one। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, मानो हमारे पास A एक ऑब्जेक्ट है और B एक ऑब्जेक्ट है। A का वेट है हमारा 50 केजी और B का वेट है हमारा 600 केजी। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम, यानी A भी v वेलोसिटी से चल रहा है और B भी v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर हम इसका मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम A वाले का क्या होगा? मास इनटू में वेलोसिटी, यानी ये हो जाएगा 50v। वहीं अगर हम मोमेंटम निकालें B वाले ऑब्जेक्ट का तो ये हो जाएगा मास इनटू में वेलोसिटी, यानी 600v। तो ये चीज बोली गई है कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू लाइटर वन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है पॉइंट, इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेट वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट हैज ट्रिमेंडस मोमेंटम, उसके पास भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा लेकिन वो हाई होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारी? ज्यादा है। तो इस केस में मोमेंटम की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट को हार्म प्रोवाइड कर सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देखो, मानो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए जो बहुत हाई स्पीड से आ रहा है। उस हाई स्पीड से आने की वजह से जो सामने मान लो हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, तो वो क्या होगा? अगर कोई हमारे पास व्हीकल है, फॉर एग्जांपल हम इस ए को ट्रक बोल देते हैं, एक ट्रक है जिसकी जो हाई स्पीड है वो कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा? इस 100 किलोमीटर पर आवर की मदद से इसकी वेलोसिटी हाई है, तो ये आसानी से अगर किसी इंसान को टक्कर मारेगा तो उसको चोट लग सकती है। मतलब ये बोलो कि हेवियर ऑब्जेक्ट से चोट लगने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। या फिर जिसकी वेलोसिटी जितनी तेज होगी उससे भी हमारे को चोट लगने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, यानी उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? ज्यादा होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है बुलेट वाला जो भी हमने देखा, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो एक बुलेट है, अगर वो नॉर्मली हमारी रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं, उससे हमें इतने चोट लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर उसी स्मॉल बुलेट की हम फायरिंग करवाते हैं किससे, किसी गन से, तो क्या होगा, गन से फायरिंग कराने पर उसकी वेलोसिटी हाई हो जाएगी, और हाई वेलोसिटी होने की वजह से उसका जो मोमेंटम होगा वो भी हाई होगा, और किसी भी पर्सन को इंजरी होने के चांसेस भी कैसे हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रोड एक्सीडेंट का एक केस दे रखा है। क्या बोला गया है, यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूफ मोर फेटल बिकॉज ऑफ, देखो जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड में एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा फेटल होते हैं, खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड की जो होती है, हाई स्पीड देन इन स्लोअर स्पीड, दिस हैपेंस बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विथ हाई स्पीड हैव अ ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू अ व्हीकल रनिंग विथ लोअर स्पीड। अब इस कंडीशन में होता क्या है, देखो मान लो ये हमारे पास एक, देखो हमारे पास क्या है, रोड एक्सीडेंट का केस दे रखा है। इसमें हमें पता है कि जो रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कब किस केस में होते हैं, कि जब हमारी जो व्हीकल्स है वो बहुत तेज स्पीड से आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो व्हीकल्स दे रखा है, एक है हमारे पास कार, दूसरा है हमारे पास ट्रक, जिसमें कार की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और वही जो हम देखेंगे ट्रक की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम स्पीड को कंपेयर करें, तो जो ट्रक की स्पीड है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कार, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है। अब क्या होगा, जैसे ही ये हमारी जो इसका जो वेलोसिटी है वो हाई है, यानी इसका मोमेंटम भी क्या होगा, हाई। और यहाँ पे अगर हम देखें 50 किलोमीटर पर आवर में इसकी वेलोसिटी भी कम है, तो साथ ही साथ मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा, कम। तो इस ह्यूमन बॉडी में अगर एक्सीडेंट होता है तो चोट लगने के चांसेस किससे ज्यादा है, ट्रक से। क्यों? क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से अगर इस ह्यूमन बॉडी का एक्सीडेंट होता है तो चोट किससे ज्यादा लगेगी, ट्रक से ज्यादा लगेगी एज कंपैरिजन टू कार, क्योंकि ट्रक की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, अब हमारे पास एक केस है। क्या बोला गया है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट, मतलब हमें मोमेंटम निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का जब उसकी स्टेट कैसी है, वो रेस्ट पोजीशन पर है। तो इस केस में होगा क्या, देखो माना हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m, ठीक है। लेट, एक ऑब्जेक्ट है,
जिसका मास क्या है m, और वो किस पोजीशन पर है, रेस्ट की पोजीशन पर है। साथ ही साथ माना अगर वो रेस्ट की पोजीशन पर है यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो किस पर है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी होगी यानी v, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम हमारा बराबर होता है मास इनटू में वेलोसिटी के। साथ ही साथ मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पर है, रेस्ट पर है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो पुट करते हैं तो हमारा ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो किस पे है, रेस्ट पर है। तो ये कैसी बॉडी है, नॉन मूविंग बॉडी है, और इसी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास मोमेंटम पूछा जाएगा किसका, किसी बॉडी का, अगर वो मूविंग पोजीशन पर है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे p इज इक्वल्स टू में m इंटू में v। और अगर हमारे पास गिवन है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो हमें डायरेक्ट लिख देना है कि जो हमारा उस कंडीशन में मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। इसका रीजन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम की यूनिट को निकालेंगे। तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला पहले हमें लिखना है यहाँ पे, p इज इक्वल्स टू में मास इंटू में वेलोसिटी। हमें पता है जो हमारा मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। अब हम क्या करेंगे, एक एक की वेलोसिटी यूनिट लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे यूनिट लिखें किसकी, मास की, तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी केजी। सेम अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट लिखें वेलोसिटी की, तो वो होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू में वेलोसिटी के। तो यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट को लिखें, मास की जगह पे ये हो जाएगा हमारा केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ही यूनिट ऑफ मोमेंटम यानी p, जो हमारा स्मॉल p है उसकी मोमेंटम की यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है किसके, मोमेंटम के। अब हम उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या गिवन है, देखो बोला क्या है, व्हाट विल बी द मोमेंटम, हमें मोमेंटम निकालना है ऑफ अ स्टोन, स्टोन का हैविंग मास ऑफ 10 केजी। यानी यहाँ पे अगर हम लिखें तो हमें क्या गिवन है, मास ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू में 10 केजी। अब बोला गया है व्हेन इट इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक हमारे पास स्टोन है जिसका मास है 10 किलो का और उसको हमने कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा है, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो यहाँ पे अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। मास हो गया हमारा 10 केजी, वेलोसिटी हो गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंटम किसके बराबर आएगा, 20 केजी मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है, मोमेंटम ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें क्या दे रखा है, अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक हमारे पास बुलेट है जिसका मास कितना है, 25 ग्राम, और वो कितनी वेलोसिटी से तेजी से हिट हुआ है, फायर्ड हुई है वहां से, तो उसकी वेलोसिटी है हमारी 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू में 25 ग्राम। एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो ग्राम में है, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो 1 किलो में अगर हमारे पास 1000 ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन में 1000 किलो होंगे 1 ग्राम में, और हमें कितने ग्राम का पूछा गया, 25 का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.025 kg। और वहीं अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी होगी किसकी, बुलेट की, वो होगी 100 मीटर पर सेकेंड। अब हम मोमेंटम निकालेंगे जो बराबर होता है हमारे मास इंटू में वेलोसिटी के। मास हो गया हमारा 0.025 kg मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, 30 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल, यानी मोमेंटम हो गया 25/10 kg मीटर पर सेकेंड, जिसको हम अगर पॉइंट को नीचे से 0 को रिप्लेस करेंगे, तो जो हमारा मोमेंटम है वो बराबर आ जाएगा किसके, 2.5 kg मीटर पर सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल नंबर 3 गिवन है, जिसमें क्या बोला गया है, अ कैलकुलेट द मोमेंटम। इसमें भी हमें मोमेंटम को कैलकुलेट करना है, जिसका जो मास बुलेट का मास है वो कितना है, 25 ग्राम, और साथ ही साथ जो हमारी स्पीड है उसकी या फिर वेलोसिटी है, इसका मास हो गया हमारा 25 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो सेम पहले लिखेंगे हम इसमें मास ऑफ द बुलेट, 25 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1000 kg से, जिसकी वैल्यू आएगी 0.025 kg। ये हम ऑलरेडी अपने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी होगी बुलेट की 0.1 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम, यानी स्मॉल p जो किसके बराबर होगा, मास इनटू में वेलोसिटी के। मास को वैल्यू को रखेंगे 0.025 kg मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.025 kg को 0.1 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा मोमेंटम है वो बराबर आएगा किसके, 0.0025 kg मीटर पर सेकेंड की वैल्यू के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है क्वेश्चन, अ कार हैविंग मास ऑफ 1000 kg। मतलब एक हमारे पास कार है
ठीक है, क्या बोला गया है, जो ये कार है, इस कार का जो मास है वो कितना है, 1000 केजी, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ द कार, जो बराबर है किसके, 1000 केजी के, और वेलोसिटी ऑफ द कार यानी v किसके बराबर है, 0.5 मीटर पर सेकंड के। और हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंटम, जो किसके बराबर होता है, मास इंटू में वेलोसिटी के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, जीरो नीचे आएगा, इस जीरो से ही हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसके बराबर आएगी, 500। यानी जो हमारा मोमेंटम होगा वो होगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास आज का टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑलरेडी हम मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, मोमेंटम में उसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ हमने मोमेंटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ जो भी हमारा मोमेंटम में चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डेरिवेशन निकालेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट बोली गई है कि जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें क्या बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसको हमारा बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो यहाँ पर अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सपोज करेंगे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है एम, जो कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, अपनी यू वेलोसिटी से चल रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मास है एक ऑब्जेक्ट का, वो कितना है, एम के जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारे बॉडी ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, वो स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, यानी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो कितनी होगी, यू मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो फाइनल वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो होगी v मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे देखें, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, यानी p इनिशियल कितना होगा, मास इनटू में वेलोसिटी, मास हो गया हमारा m और वेलोसिटी हो गई u। और यहाँ पर अगर हम फाइनल मोमेंटम को कंसीडर करें तो p फाइनल हमारा क्या होगा, मास इनटू में वेलोसिटी v।
तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमारा, किसी चीज का चेंज हम क्या कहलाता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। पी फाइनल हो गया हमारा एम बी और पी इनिशियल हो गया हमारा एम यू। अगर हम इसमें से एम को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा वी माइनस यू। अब हमारे पास इसमें स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो हमारा मोमेंटम का चेंज था एम वी माइनस यू, वो किसके साथ, टाइम के साथ हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो हमारे पास क्या बोला गया है, देखो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। अगर हम यहाँ पे लिखें तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। यही हमारा क्या स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हमें एक चीज और पता है फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन की इक्वेशन से कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है किसके, v माइनस यू अपॉन में t के। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू में a के। और हमें पता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जो क्या है हमारा k कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे k इज अ कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हमने कितनी एज्यूम करी है, 1। देखो अगर हम इसकी वैल्यू को 1 एज्यूम करते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर। और साथ ही साथ हमें फोर्स की एसआई यूनिट के बारे में भी बात करें तो इससे जो हमारी एसआई यूनिट होगी फोर्स की वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ एन जिसका नाम क्या होता है, न्यूटन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की न्यूमेरिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, पहले हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये किसकी स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास एक मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v। तो अगर हम इसमें इसका इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं पी आई निकालते हैं तो बराबर होता है मास इंटू में u के। अगर हम इसके फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करें तो वो बराबर हो जाएगा हमारा m इंटू में v के। साथ ही साथ हमें बात की जा रही है चेंज ऑफ मोमेंटम की। अगर हमारे को किसी चीज का चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पी फाइनल में से पी इनिशियल को माइनस करेंगे, यानी एम वी माइनस एम व्यू, जिसमें से एम को हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा सिर्फ वी माइनस यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें एक चीज पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने k का यूज करा, साथ ही साथ हमने v माइनस यू अपॉन में t को एलिमिनेट करके क्या रखा है, a रखा है। और हमने एक चीज और एज्यूम करी है कि जो k की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, जिससे जो हमारा फोर्स है वो इक्वल आ गया किसके, मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारे जो स्टेटमेंट है वो ये है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन के अपोजिट में हमारी एक रिएक्शन लगती है। मानो हम अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो सेम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब हर एक एक्शन क्या करता है, अपने ही जैसा इक्वल फोर्स लगाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें सिर्फ इसकी जो हमारी एप्लीकेशन है उसको याद करना है कि जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है
वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। जो भी हम चलते हैं रास्ते में तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब वो कैसे है वो देखते हैं। देखो हमारे पास अगर हम चलते हैं तो हम अपना जो आगे का लेग का जो हमारे फुट का रीजन है उसमें हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑन फुट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो फुट है वो फोर्स लगाता है ग्राउंड पे। सेम इसी तरीके से जो हमारा ग्राउंड है वो भी फोर्स लगाता है किस पे? फुट पे। पहले हमने क्या करा? फुट ने ग्राउंड पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, साथ ही साथ जो ग्राउंड है वो भी फुट पे पैर लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट एक्शन रिएक्शन हो रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड हमारे पास इसमें एप्लीकेशन कौन सी गिवन है? अ बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबोर्डेड इट। जो हमारी बोट है वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है किस कंडीशन में? जब हम उसमें से उतरते हैं। देखो जब हम लोग उसमें से उतरते हैं बोट से तो हम क्या करते हैं? अपने पैर को आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी फोर्स हम आगे की तरफ लगाएंगे। तो साथ ही साथ जो बोट है वो भी पीछे की तरफ को एक फोर्स अप्लाई करती है, जो हमारा ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में कंसिडर होता है। थर्ड हमारे पास इसमें एक एप्लीकेशन है कि अ गन रिकॉइल्स। गन वाला एग्जांपल हमें पता है कि जब गन से शूट किया जाता है तो हमने देखा होगा कि जब गन से हमारी बुलेट निकलती है तो बुलेट पे जो फोर्स लगती है सेम उसी तरीके से जो हमारी गन है वो भी पीछे की तरफ मूव करती है। क्यों? किस वजह से? कि जो भी हम बुलेट पे फोर्स लगाते हैं तो सेम बुलेट भी हमारी किस पे फोर्स लगाती है? गन पे फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एप्लीकेशन में वो है रोविंग ऑफ अ बोट। रोविंग ऑफ अ बोट में देखो जब हम बोट को चलाते हैं तो बोट को चलाने के टाइम पे जो हमारे पास ये उसको हम तब्बू बोलते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है? देखो जब हम इस पे पीछे की तरफ को फोर्स लगाते हैं जिससे जिससे क्या होता है कि हमारी बोट कहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देती है? आगे की साइड को मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हो गए हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हमारे यूज होते हैं। तो ये चारों एप्लीकेशंस हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट है वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। जो भी हम चल पा रहे हैं वो किसकी वजह से? थर्ड लॉ की वजह से। सेकेंड है हमारे पास जब हम बोट से डिबोर्ड करते हैं तो जो हमारी बोट है वो पीछे की तरफ मूव हो जाती है। थर्ड है इसमें हमारे पास की जो गन है वो रिकॉइल होती है। साथ ही साथ इसमें हमारा फोर्थ है रोविंग ऑफ अ बोट। जो हमारी बोट है बोट को चलाने में भी हमारे कौन से लॉ का यूज होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है।